जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? साहित्य एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आइए हम यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी साहित्य इकाई 3 काव्य शास्त्र पर चर्चा करें। काव्य शास्त्र काव्य और साहित्य का दर्शन तथा विज्ञान है। यह काव्य कृतियों के विश्लेषण के आधार पर समय समय पर भावित सिद्धांतों की ज्ञान राशि है। काव्य शास्त्र के लिए पुराने नाम साहित्य शास्त्र तथा अलंकार शास्त्र है और साहित्य के व्यापक रचनात्मक वामय को समेटने पर इसे समीक्षा शास्त्र भी कहा जाने लगा। संस्कृत आलोचना के अनेक अभिधानों में अलंकार शास्त्र ही नितांत लोकप्रिय अभिधान है। इसके प्राचीन नामों में क्रियाकलाप, क्रिया काव्य ग्रंथ, कल्प विधान, वात्स्यायन द्वारा निर्दिष्ट 64 कलाओं में से अन्यतम है। राजशेखर द्वारा उल्लिखित साहित्य विद्या नामकरण काव्य की भारतीय कल्पना के ऊपर आश्रित है, परंतु ये नामकरण प्रसिद्ध नहीं हो सके। युगानुरूप परिस्थितियों के अनुसार काव्य और साहित्य का कथ्य और शिल्प बदलता रहता है। फलतः काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों में भी निरंतर परिवर्तन होता रहा है। भारत में भरत के सिद्धांतों से लेकर आज तक और पश्चिम में सुकरात और उसके शिष्य प्लेटो से लेकर अद्यतन नव आलोचना नियो क्रिटिसिज्म तक के सिद्धांतों के ऐतिहासिक अनुशीलन से यह बात साफ हो जाती है। भारत में काव्य नाटकादि कृतियों को लक्ष्य ग्रंथ तथा सैद्धांतिक ग्रंथों को लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। ये लक्षण ग्रंथ सदा लक्ष्य ग्रंथ के पश्चात ध्वनि तथा अनुगामी है और महान कवि इनकी लीक को चुनौती देते देखे जाते हैं। मूलतः काव्य शास्त्रीय चिंतन शब्द काव्य, महाकाव्य एवं मुक्तक तथा दृश्य काव्य नाटक के ही संबंध में सिद्धांत स्थिर करता देखा जाता है। अरस्तु के पोएटिक्स में कॉमेडी, ट्रेजेडी तथा एपिक की समीक्षात्मक कसौटी का आकलन है और भरत का नाट्य शास्त्र केवल रूपक या दृश्य काव्य की ही समीक्षा के सिद्धांत प्रस्तुत करता है। भारत और पश्चिम में यह चिंतन ईस्वी पूर्व तीसरी चौथी सदी से ही प्रौढ़ रूप में मिलने लगता है, जो इस बात का परिचायक है कि काव्य के विषय में विचार विमर्श कई सदियों पहले ही शुरू हो चुका था। अलंकार शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक तथा संकीर्ण दोनों अर्थों में समझना चाहिए। अलंकार के दो अर्थ मान्य हैं। अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, काव्य में शोभा के आधायक उपमा रूपक आदि संकीर्ण अर्थ। अलंक्रियते इति अलंकारः, काव्य की शोभा व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ स्वीकार करने पर अलंकार शास्त्र काव्य शोभा के आधा एक समस्त तत्वों गुण रीति रस वृत्ति ध्वनि आदि का विधायक शास्त्र है, जिसमें इन तत्वों के स्वरूप तथा महत्व का रुचिर विवरण प्रस्तुत किया गया है। संकीर्ण अर्थ में ग्रहण करने पर यह नाम अपने ऐतिहासिक महत्व को अभिव्यक्त करता है। साहित्य शास्त्र के आरंभिक युग में अलंकार, उपमा रूपक अनुप्रास आदि ही काव्य का सर्वस्व माना जाता है, जिसके अभाव में काव्य उष्णताहीन अग्नि के समान निष्प्राण और निर्जीव होता है। अलंकार के गंभीर विश्लेषण से एक ओर वक्रोक्ति का तत्व उद्भव हुआ और दूसरी ओर अर्थ की समीक्षा करने पर ध्वनि के सिद्धांत का स्पष्ट संकेत मिला। इसलिए रस, ध्वनि, गुण आदि काव्य तत्वों का प्रतिपादक होने पर भी अलंकार प्राधान्य दृष्टि के कारण ही
आलोचना शास्त्र का नाम अलंकार शास्त्र पड़ा और वह लोकप्रिय भी हुआ। प्राचीनता। अलंकारों की विशेषता उपमा, रूपक, स्वाभावोक्ति तथा अतिशयोक्ति की उपलब्धि ऋग्वेद के मंत्रों में निश्चित रूप से होती है, परंतु वैदिक युग में इस शास्त्र के आविर्भाव का प्रमाण नहीं मिलता। निरुक्त के अनुशीलन से उपमा का साहित्यिक विश्लेषण यास्क से पूर्ववर्ती युग की आलोचना की परिणत फल प्रतीत होता है। यास्क ने किसी प्राचीन आचार्य के उपमा लक्षण का निर्देश ही नहीं किया है। प्रत्युत कर्मोपमा, भूतोपमा, रूपोपमा, सिद्धोपमा, अर्थोपमा, लुप्तोपमा जैसे मौलिक उपमा प्रकारों का भी दृष्टांत पूरा सर वर्णन किया है। निरुक्त 3-13-18 इससे स्पष्ट है कि अलंकार का उदय यास्क सप्तम शती ईस्वी पूर्व से भी पूर्व हो चुका था। काश्यप तथा वररुचि, ब्रह्मदत्त तथा नंदी स्वामी के नाम तरुण वाचस्पति ने आद्य अलंकारिकों में अवश्य लिए हैं, परंतु इनके ग्रंथ और मत का परिचय नहीं मिलता। राजशेखर द्वारा काव्य मीमांसा में निर्दिष्ट बृहस्पति, उपमन्यु, सुवर्णनाभ, प्रचेतायन, शेष, पुलस्त्य, पाराशर, उतस्थ्य आदि अष्टादश आचार्यों में से केवल भरत का नाट्य शास्त्र ही आजकल उपलब्ध है। अन्य आचार्य केवल काल्पनिक सत्ता धारण करते हैं। इतना तो निश्चित है कि यूनानी आलोचना के उदय के शताब्दियों पूर्व अलंकार शास्त्र प्रामाणिक शास्त्र पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। परिचय। काव्य कृति मूलतः तिहरे आयाम से जुड़ी है। काव्य, काव्यकर्ता, कवि, काव्यानुशीलक। जहाँ तक नाट्य रूप काव्य का संबंध है, काव्यकर्ता के साथ उसमें नाट्य प्रयोगकर्ता नाटादि का भी समावेश हो जाता है। काव्य शास्त्रीय चिंतकों का ध्यान इन सभी पक्षों की ओर सदा जाता रहा है। सबसे पहला प्रश्न जो कवि के संबंध में उठता है वह यह है कि कवि या कलाकार अन्य मानव, धर्मोपदेश, दार्शनिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक विचारक से किस बात में विशिष्ट है और क्यों खास प्रकृति के व्यक्ति ही कवि या कलाकार बन पाते हैं। दूसरे शब्दों में कवित्व शक्ति के हेतु क्या सुकरात और प्लेटो कवित्व शक्ति को दैवी आवेश की देन मानते हैं, अध्ययन और अभ्यास का प्रतिफल नहीं। भारत के काव्य शास्त्रीय काव्य रचना में प्रतिभा को प्रधान हेतु मानते हुए भी इसके साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी कम महत्व नहीं देते। परंपरावादी आलोचक केवल प्रतिभा को काव्य शक्ति का हेतु नहीं मानते। उधर पश्चिम के रोमांटिक विचारक कलाकृति की मूल प्रेरणा एकमात्र प्रतिभा को ही मानते हैं। फिर भी इस बात में सभी चिंतक एक मत है कि कवि विशिष्ट प्रतिभाशील व्यक्ति है जो अपनी प्रतिभा के माध्यम से काव्य के रूप में नई सृष्टि की उद्भावना करता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कविता का प्रयोजन क्या है? आखिर कवि कविता क्यों करता है? इस संबंध में चिंतकों के दो दल हैं। परंपरावादी चिंतक काव्य का लक्ष्य या प्रयोजन नैतिक उपदेश की प्रतिष्ठा मानते हैं। काव्य द्वारा कवि किन्हीं मूल्यों की स्थापना करना चाहता है, ठीक उसी तरह जैसे धार्मिक उपदेश, किंतु फर्क यह है कि उसकी कृति शैली शिल्प की दृष्टि से रमणीय और रसमय होने के कारण धर्म ग्रंथों या नीति ग्रंथों से विशिष्ट बन जाती है। स्वच्छंदतावादी चिंतक इसे नहीं स्वीकारता, वह कवि को उपदेशक नहीं मानता। उसके अनुसार कवि सर्जक है, सृष्टि करता है, जो ब्रह्मा से भी
विशिष्ट है। वह अपनी सृष्टि, अपनी कलाकृति के माध्यम से हमारे सामने रखता है। वस्तुतः वह अपनी अनुभूतियों को काव्य के द्वारा वाणी देना चाहता है। काव्य और कुछ नहीं, उसकी समस्त अनुभूतियों का सारभूत तत्व और उसके अंतस में उमड़ते घुमड़ते भावों का स्वतः बहा हुआ परिवाह मात्र है। पूर्व और पश्चिम के प्रायः सभी मत मतांतर इन दो खेवों में मजे से समेटे जा सकते हैं। काव्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वह कृति है जो हमारे समक्ष चाक्षुष नाटक, श्रावण तथा बौद्धिक सन्निकर्ष का माध्यम बनती है, और इस माध्यम से वह हमारे मन या संवित चेतना को प्रभावित करती है। अतः काव्य शास्त्रीय चिंतन में यह वह प्रधान पक्ष है जिसके अनेक पहलुओं को लेकर पूर्व और पश्चिम के विचारक पिछले 2500 वर्षों से ऊहापोह करते आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो काव्य के कथ्य के विषय में उठता है वह यह है कि काव्य में वर्णित घटनाएं आदि कहाँ तक वैज्ञानिक सत्य से मेल खाती है। यह प्रायः सभी समीक्षक स्वीकार करते हैं कि काव्य में तथ्य कथन प्रणाली का आश्रय नहीं लिया जाता। उसमें जिस सत्य का समुद्घाटन होता है वह वास्तविक सत्य न होकर संभाव्य सत्य होता है। इसी आधार पर काव्य विरोधी कवि की कल्पना को भ्रमित या सत्य से बहुत दूर घोषित करते हैं। प्लेटो ने तो इसे सत्य से दूहरा दूर सिद्ध किया है। भारत के विचारकों ने काव्य कृति को भ्रांति नहीं माना है। यद्यपि एक स्थान पर भट्ट लोलट ने रस सूत्र की व्याख्या करते हुए नाटक के अभिनय में राम आदि का अनुकरण करते नटों में राम आदि के भ्रांतिमान का संकेत किया है। पश्चिम में इधर मनोविज्ञान के विकास के परिप्रेक्ष्य में काव्य शास्त्रीय चिंतन ने भ्रांति वाले इस पक्ष को और अधिक मजबूत किया है। कहा जाता है कला मात्र भ्रांति है, आर्ट इज नथिंग बट इल्यूजन। इसी से मिलता जुलता एक और मत भी है, कला कुछ नहीं महज सम्मोहन है, आर्ट इज नथिंग बट एल्यूजिनेशन। इधर नृत्यत्व विज्ञान के अध्ययन के आधार पर भी काव्य की सम्मोहिनी शक्ति पर जोर दिया जाने लगा है, और यह मत प्रबल हो उठा है कि काव्य या कला में पुराने आदिम समाज के ओझाओं के मंत्रों की तरह जादुई असर होता है। आर्ट इज मैजिक। यही यह सवाल उठता है कि आखिर यह भ्रांति, सम्मोहन या जादुई असर, अगर हम पुराने विद्वानों के शब्दों को उधार लेना चाहे तो काव्य का चमत्कार किन तत्वों के कारण पैदा होता है। काव्य मूलतः भाषा में निबद्ध होता है। भाषा शब्द और अर्थ का संश्लिष्ट रूप है। अतः पहला सवाल यह उठेगा कि काव्य केवल शब्दमय है या शब्दार्थमय। भारत में ये दोनों मत प्रचलित हैं। भामह, कुंतक, मम्मट जैसे चिंतक शब्द और अर्थ के सम्मिलित तत्व को काव्य मानते हैं, केवल शब्द को या केवल अर्थ को नहीं, क्योंकि काव्य में दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इस मत के अनुसार काव्य को चमत्कारशाली या सम्मोहक बनाने के लिए शब्द और अर्थ दोनों की रमणीयता पर कवि को समान बल देना होगा। दूसरा मत काव्य की प्रभावान्विति में शब्द पर अर्थात उसके बौद्धिक पक्ष की अपेक्षा श्रवण पक्ष पर अधिक जोर देता है। प्रसिद्ध संस्कृत कवि पंडित राज जगन्नाथ का यही मत है। यह मत उन लोगों का जान पड़ता है जो काव्य की लय, ऋग्न, शब्द चयन, छंद और श्रावण बिंबवत्ता पर अधिक जोर देते हैं। पश्चिम के स्वच्छंदतावादी समीक्षक, विशेषतः फ्रांस के प्रतीकवादी कवि और आलोचक, साफ कहते हैं कि
काव्य अर्थ या विचार से नहीं बनता, बल्कि शब्दों से बनता है। पोएट्री इज नॉट मेड ऑफ आइडियाज बट ऑफ वर्ड्स। इस अगर इस मत की तुलना हम ओझाओं के निरर्थक साबर जाल मंत्रों से करें तो पता चलेगा कि यहाँ भी अर्थ का कोई महत्व नहीं, अपितु शब्दों की लय झाड़ फूक करने वाले ओझा के मंत्रोच्चार का लहजा ही रोगी को प्रभावित कर मन चिकित्सा करता कहा जाता है। यही पद्धति मनोविश्लेषणात्मक उपचार की भी है। काव्य के प्रभाव को पैदा करने में शब्द और अर्थ का विशेष महत्व माना गया है। इसलिए काव्य शास्त्रीय चिंतन में शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध पर विचार करना लाजमी हो जाता है। शब्द का अपने परंपरागत अर्थ से नियत संबंध होता है। इस संबंध को हमारे यहाँ अभिधा व्यापार कहा गया है, किंतु भाषा में इस व्यापार के अतिरिक्त अन्य व्यापार भी कार्य करता देखा जाता है, जहाँ शब्द अपने नियत अर्थ को छोड़कर उससे संबंध किसी दूसरे अर्थ की प्रतीति भी करा सकता है, जिसे लक्षणा व्यापार कहते हैं। अरस्तु ने भी भाषा के इन दोनों व्यापारों का विवेचन अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिटोरिक्स में किया है। काव्य भाषा में वस्तुतः शब्द अभिधा परक न होकर लाक्षणिक होते हैं। इस बात पर इधर पश्चिम में अधिकाधिक जोर दिया जाने लगा है और इसकी शुरुआत स्वच्छंदतावादी कवि और विचारक कॉलरिज ने की थी। उसके अनुसार समस्त काव्य भाषा लाक्षणिक मेटाफरिक है। यह मत आई. ए. रिचर्ड्स, एम्पसन आदि अन्य आधुनिक काव्य चिंतकों ने भी स्वीकार किया है। इस मत के अनुसार काव्य में उपात्त बिंब, रूपक, प्रतीक और मिथक सभी भाषा की लाक्षणिक प्रक्रियाएं हैं। और इतना ही नहीं, काव्य का छंदो विधान, लय और शब्दशैया का प्रयोजन भी सर्वथा लाक्षणिक है। इस मत से मिलता जुलता मत हमारे यहाँ ध्वनिवादी काव्य शास्त्री का है, जो काव्यार्थ प्रतीति में लक्षणा से भी एक कदम आगे बढ़कर व्यंजना की परिकल्पना करते हैं और काव्य के समस्त अवयवों को अनुभूति या रस रूप व्यंग्य का व्यंजक मानते हैं। उधर वक्रोक्तिवादी कुंतक भी काव्य में उपात्त शब्द और अर्थ के व्यापार को साधारण अभिधा न मानकर विचित्राभिधा या वक्रोक्ति कहते हैं और इस वक्रोक्ति का विनियोग वर्ण, पद, वाक्य, अर्थ, प्रकरण, प्रबंध जैसे काव्यांगों में निर्दिष्ट करते हैं। कुंतक के इस विभाजन की मूल नींव वस्तुतः वामन के रीति व सिद्धांत पर टिकी है। यह काव्य की संघटना या संरचना का विश्लेषण कर उसके उन अंगों के सम्मोहक तत्व को समुद्घाटित करती है जो काव्य सुनने या पढ़ने वाले को प्रभावित करते हैं। यह विश्लेषण एक ओर व्याकरण और भाषा शास्त्र से और दूसरी ओर कला शास्त्रीय चिंतन से जुड़ा हुआ है। इधर अमेरिका में जो संरचनावादी पद्धति की नई काव्य समीक्षा चल पड़ी है, वह उसी दृष्टिकोण को लेकर चली जिसका सूत्रपात संस्कृत काव्यों के विवेचन के संबंध में हमारे यहाँ अपने अपने ढंग से वामन, आनंदवर्धन और कुंतक कर चुके हैं। निबंध की सीमा देखते हुए यहाँ काव्य के विभिन्न अंगों पर समय समय पर हुए सभी विचारों का विवेचन करना संभव नहीं है। काव्य के मूलतः दो पक्ष हैं। एक है कथ्य पक्ष, जिसे हम विषय वस्तु के विशेष प्रकार के अभिधान में और उससे अभिव्यक्त कलात्मक अनुभूति या रसादि की आंतरिक संवेदना में पाते हैं। दूसरा है
काव्य का शैली पक्ष, जिसमें लय, छंद, शब्द चयन, गुण और अलंकार की योजना का विवेचन होता है। इन तत्वों पर पूर्व और पश्चिम के विचारकों ने विस्तार से चिंतन किया है, किंतु यहाँ इतना समझा लेना होगा कि काव्य की प्रभावान्विति समग्र होती है। ये सभी अवयव अपने अपने ढंग से उस समग्र प्रभावान्विति में योगदान करते देखे जाते हैं। हमारे यहाँ अलंकारवादी और रीतिवादी समीक्षक इस समग्र प्रभावान्विति वाले मत को नहीं मानते। वे काव्य का सौंदर्य या चमत्कार शब्द अर्थ के अलंकार में या विशिष्ट पद रचना में मानते हैं, किंतु वक्रोक्तिवादी और ध्वनिवादी प्रभाव की दृष्टि से काव्य की समग्रता को लेकर चलते हैं। भले ही विश्लेषण की दृष्टि से वे भी उसके तत्त अंश की मीमांसा करते हो। पश्चिम में परंपरावादी समीक्षक इसी तरह काव्य की समग्रता को प्रभाव की दृष्टि से नहीं आंकते और काव्य में अलंकार, फिंगर्स, उक्ति, वैचित्र, वेट, दूरारोहण, कल्पना, फैंसी को महत्व देते देखे जाते हैं। वहाँ भी ईसा की दूसरी सदी में एक ऐसा चिंतक हुआ है जिसने काव्य की इस समग्रता के सिद्धांत को प्रतिष्ठापित किया था। लोंगिनुस के उदात्त संबंधी सिद्धांत का मूल भाव यही है। पश्चिम के रोमांटिक कवि और आलोचक भी काव्य का चमत्कार समग्रता में ही मानते हैं और कुछ ऐसी ही धारणा हिंदी के छायावादी और छायावादोत्तर आलोचकों की है। हमारे यहाँ अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, रस, ध्वनि, औचित्य, चमत्कार जैसे विविध काव्य सिद्धांत जो चल पड़े थे, वे सब मूलतः काव्य का सौंदर्य किस अंश में है, इसी आधार पर है। इनका विशेष विवेचन यहाँ आवश्यक होगा। कवि और काव्य के बाद तीसरा तत्व काव्य का श्रोता या पाठक और नाटक का दर्शक है, जिसे ध्वनिवादी के शब्दों में सहृदय कहा जाता है। सहृदय का अर्थ है समान हृदय वाला, वह व्यक्ति जो काव्यानुशीलन के समय उसमें तन्मयीभूत होकर कवि के समान हृदय वाला बन जाए। उसकी यह समान हृदयता काव्य में वर्णित विशिष्ट पत्रादि या नायकादि से भी होती है। इस समान हृदयता को स्थापित करने के लिए भट्ट नायक ने साधारणीकरण व्यापक व्यापार की कल्पना की थी, जिसे अभिनव गुप्त ने भी मान लिया है। भारत के इन रसवादियों के अनुसार काव्यानुशीलक के मानस में राग, द्वेषादि, रूप, रज और तम गुणों का तिरोभाव हो जाता है तथा सत्य के उद्रेक से मन को विश्रांति का अनुभव होता है। अभिनव गुप्त इस स्थिति को योगियों की समाधि स्थिति के समान मानते हैं। पश्चिम में काव्य की आत्मा को रस जैसे तत्व के रूप में मानने वाला कोई सिद्धांत उदित नहीं हुआ है, किंतु वहाँ 19वीं सदी में स्वच्छंदतावाद के उदय के कारण यह सिद्धांत विकसित हुआ है कि काव्य का श्रोता या पाठक कवि या कवि वर्णित पात्र के साथ समानुभूति, एम्पैथी या सहानुभूति, सिंपैथी का अनुभव करता है, जैसी हमें शेक्सपियर के हैमलेट या मैकबेथ के साथ तथा शैली के प्रोमेथियुस के साथ होती है। अपने यहाँ रस दशा तक हम कैसे पहुँचते हैं, इसका अपने ढंग से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अभिनव गुप्त के यहाँ मिलता है, पर वह ढांचा मात्र है। अभी हाल में हुए मनोविज्ञानगत शोधों के कारण इस पक्ष पर अधिक प्रकाश पड़ा है। मनोविज्ञान की एक विशेष शाखा, जिसमें शरीर क्रिया के आधार पर हमारे स्नायु केंद्र के समुत्तेजन का अध्ययन किया जाता है
और श्रवण चाक्षुष स्पर्शन घ्राणज तथा रसनज बिंबों का अथवा उनकी कल्पना मात्र का हमारे मस्तिष्क पर कैसे प्रभाव पड़ता है और उससे हमारा मानस कैसे आंदोलित होता है, इस पर खोजे हुए हैं और होती जा रही है। जो काव्य और कलाकृति का काव्यानुशीलक पर कैसा क्यों और कैसे प्रभाव पड़ता है, इसके विवेचन में व्यस्त हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होगा कि आज काव्य शास्त्रीय चिंतन का क्षेत्र कितना विस्तृत हो गया है। वह एक और व्याकरण, भाषा शास्त्र, कला शास्त्र, दर्शन और छंद शास्त्र के छोरों को छूता है, तो दूसरी ओर मनोविज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान से भी जुड़ा है। इतना ही नहीं, जब हम काव्य के ऐतिहासिक, सामाजिक प्रेरणा स्रोतों की ओर भी ध्यान देने लगते हैं, तो काव्य शास्त्र का दायरा और बढ़ जाता है और वह समाज शास्त्र, इतिहास तथा राजनीतिक चिंतन से भी जा जुड़ता है। यही कारण है कि आज के काव्य शास्त्रीय चिंतन में कई दृष्टिभंगिमाएं मिलेगी। कुछ ऐसी है जो परंपरावादी पूर्वी या पश्चिमी सांचे में ढली है, कुछ पश्चिम के स्वच्छंदतावादी, कलावादी, दादावादी, भविष्यवादी या अस्तित्ववादी सिद्धांतों से जुड़ी है और कुछ या तो फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद अथवा मार्क्स के सामाजिक यथार्थवादी दर्शन से संबंध है। काव्य संप्रदाय एक विचार को स्वीकार करते हुए उसे आगे बढ़ाने वाले सिद्धांत एक संप्रदाय के विद्वान कहलाते हैं। संप्रदाय का अर्थ होता है धरोहर। धरोहर विचार की धरोहर को मथ कर चमकाने वाले लोग एक संप्रदाय के लोग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अलंकार संप्रदाय को ही लो। इस संप्रदाय की स्थापना भामा ने की थी। दंडी, उद्भट, रुद्रट, रुय्यक आदि अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने भामा की स्थापना को आगे बढ़ाया और यह चिंतन परंपरा आधुनिक काल तक सक्रिय रही है। अतः अलंकार संप्रदाय से तात्पर्य है उन विचारकों की परंपरा से है जिन्होंने रस और ध्वनि सिद्धांतों के प्रतिष्ठित हो जाने के पूर्व अथवा पश्चात अलंकार को ही काव्य की उत्कृष्टता को प्रमुख साधन माना है। भामा के अनुसार अलंकार ही काव्य का अनिवार्य प्राण तत्व है। भामा की इस स्थापना का अलंकारवादी सभी आचार्य पोषण करते रहे हैं। अलंकार सर्वस्व के टीकाकार समुद्रबंध ने काव्य शास्त्र के अनेक संप्रदायों की विशिष्टता की सुंदर विवरण प्रस्तुत किया है। काव्य के विभिन्न अंगों पर महत्व तथा बल देने से विभिन्न संप्रदायों की विभिन्न शताब्दियों में उत्पत्ति हुई मुख्य संप्रदायों की संख्या 6 मानी जा सकती है। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति या गुण संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। इन संप्रदायों ने अपने नाम के अनुसार ततत वे गुण काव्य की आत्मा अर्थात मुख्य प्राण स्वीकार किया है। भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी उपर्युक्त 6 संप्रदाय वस्तुतः काव्य साहित्य संबंधी विभिन्न पक्ष और शंकाओं को उठाने और उनका उत्तर देने की खंडन मंडन की प्रक्रिया के घोतक हैं। भारतीय आचार्यों की परंपरा रही है कि वे किसी मत अथवा विचारधारा को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं कर लेते। भारतीय काव्य शास्त्र में विकसित होने वाले संप्रदाय इस बात का प्रमाण है कि सिद्धांतों को लेकर निरंतर शंकाएं उठाई गई। प्रत्येक संप्रदाय की विचारधारा या मत या सिद्धांत पर करारी बहसें की गई और खंडन मंडन के माध्यम से
निष्कर्ष निकाले गए। रस संप्रदाय के मुख्य आचार्य भरत मुनि हैं, द्वितीय शताब्दी, जिन्होंने नाट्य रस का ही मुख्यतः विश्लेषण किया और उस विवरण को अवान्तर आचार्यों ने काव्य रस के लिए भी प्रामाणिक माना। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य भामह, छठी शताब्दी का पूर्वार्ध, दंडी, सातवीं शताब्दी उद्भट, आठवीं शताब्दी तथा रुद्रट, नौवीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। इस मत में अलंकार ही काव्य की आत्मा माना जाता है। इस शास्त्र के इतिहास में यही संप्रदाय प्राचीनतम तथा व्यापक प्रभावपूर्ण अंगीकृत किया जाता है। रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वामन अष्टम शताब्दी का उत्तरार्ध है, जिन्होंने अपने काव्यालंकार सूत्र में रीति को स्पष्ट शब्दों में काव्य की आत्मा माना है। रीति आत्मा काव्यस्य दंडी ने भी रीति के उभय प्रकार वैदर्भी तथा गौड़ी की अपने काव्य दर्श में बड़ी मार्मिक समीक्षा की थी, परंतु उनकी दृष्टि में काव्य में अलंकार की ही प्रमुखता रही है। वक्रोक्ति संप्रदाय की उद्भावना का श्रेय आचार्य कुंतक को 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, जिन्होंने अपने वक्रोक्ति जीवित में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा जीवित स्वीकार किया है। ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध ने अपने युगांतकारी ग्रंथ ध्वन्यालोक में किया तथा इसका प्रतिष्ठापन अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी ने ध्वन्यालोक की लोचन टीका में किया। मम्मट 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, रुय्यक 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, हेमचंद्र 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, पीयूष वर्ष जयदेव 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, विश्वनाथ कविराज 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी का मध्यकाल इसी संप्रदाय के प्रतिष्ठित आचार्य हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठान क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी का मध्यकाल ने भरत, आनंदवर्धन आदि प्राचीन आचार्यों के मत को ग्रहण कर काव्य में औचित्य तत्व को प्रमुख तत्व अंगीकार किया तथा इसे स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया। अलंकार शास्त्र इस प्रकार लगभग 2 सहस्र वर्षों से काव्य तत्वों की समीक्षा करता आ रहा है। महत्व: यह शास्त्र अत्यंत प्राचीन काल से काव्य की समीक्षा और काव्य की रचना में आलोचकों तथा कवियों का मार्ग निर्देश करता आया है। यह काव्य के अंतरंग और बहिरंग दोनों का विश्लेषण बड़ी मार्मिकता से प्रस्तुत करता है। समीक्षा संसार के लिए अलंकार शास्त्र की काव्य तत्वों की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण देन हैं, जिनका सर्वांग विवेचन, अंतरंग परीक्षण तथा व्यावहारिक उपयोग भारतीय साहित्यिक मनीषियों ने बड़ी सूक्ष्मता से अनेक ग्रंथों में प्रतिपादित किया है। ये महनीय काव्य तत्व है। औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि तथा रस। औचित्य का तत्व लोक व्यवहार में और काव्य कला में नितांत व्यापक सिद्धांत है। औचित्य के आधार पर ही रस मीमांसा का प्रासाद खड़ा होता है। आनंदवर्धन की यह उक्ति समीक्षा जगत में मौलिक तथ्य का उपन्यास करती है कि अनौचित्य को छोड़कर रस भंग का कोई दूसरा कारण नहीं है और औचित्य का उपनिबंध रस का रहस्य भूत उपनिषद है। अनौचित्यादृते नान्यत् रस भंगस्य कारणम् औचित्योपनिबंधस्तु रसस्योपनिषद परा। ध्वन्यालोक। वक्रोक्ति लोकातिक्रांत गोचर वचन के विन्यास की साहित्यिक संज्ञा है। वक्रोक्ति के महात्म्य से ही कोई भी उक्ति काव्य की रस पेशल
सूक्ति के रूप में परिणत होती है। यूरोप में क्रोचे द्वारा निर्दिष्ट अभिव्यंजनावाद एक्सप्रेशनिज्म वक्रोक्ति को बहुत कुछ स्पर्श करने वाला काव्य तत्व है। ध्वनि का तत्व संस्कृत आलोचना की तीसरी महती देन है। हमारे आलोचकों का कहना है कि काव्य उतना ही नहीं प्रकट करता जितना हमारे कानों को प्रतीत होता है, प्रत्युत वह नितांत गूढ़ अर्थों को भी हमारे हृदय तक पहुँचाने की क्षमता रखता है। यह सुंदर मनोरम अर्थ व्यंजना नामक एक विशिष्ट शब्द व्यापार के द्वारा प्रकट होता है और इस प्रकार व्यंजक शब्दार्थ को ध्वनि काव्य के नाम से पुकारते हैं। सौभाग्य की बात है कि अंग्रेजी के मान्य आलोचक एबरक्रॉम्बी तथा रिचर्ड्स की दृष्टि इस तत्व की ओर अभी अभी आकृष्ट हुई है। रस तत्व की मीमांसा भारतीय आलोचकों के मनोवैज्ञानिक समीक्षा पद्धति के अनुशीलन का मनोरम फल है। काव्य अलौकिक आनंद के उन्मिलन में ही चरितार्थ होता है, चाहे वह काव्य श्रव्य हो या दृश्य। हृदय पक्ष की काव्य का कला पक्ष की अपेक्षा नितांत मधुरतर तथा शोभन पक्ष है। इस तथ्य पर भारतीय आलोचना का नितांत आग्रह है। भारतीय आलोचना जीवन की समस्या को सुलझाने वाले दर्शन की छानबीन से कथमपि परामुख नहीं होती और इस प्रकार यह पाश्चात्य जगत के तीन शास्त्रों पोएटिक्स, रोटारिक्स तथा एस्थेटिक्स का प्रतिनिधित्व अकेले ही अपने आप करती है। प्राचीनता, गंभीरता तथा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में यह पश्चिमी आलोचना से कहीं अधिक महत्वशाली है। इस विषय में दो मत नहीं हो सकते। काव्य लक्षण। काव्य मनुष्य चेतना की महत्तम सृष्टि है। काव्य शास्त्र में काव्य का विश्लेषण किया जाता है। काव्य का लक्षण निर्धारित करना ही काव्य शास्त्र का प्रयोजन है। लक्षण का अर्थ है असाधारण अर्थ। वस्तुतः कोई कृति साहित्यिक कृति है या नहीं, यह जानना आवश्यक है और इसी के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि साहित्यिक दृष्टिकोण क्या है या साहित्य काव्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। दूसरे शब्दों में काव्य का वह असाधारण धर्म क्या है जिसे काव्य काव्य कहलाता है। भारतीय काव्य शास्त्र में परिभाषा के लक्षण शब्द परिभाषा को लक्षण शब्द से अभिहित किया गया है। परिभाषा लक्षण के तीन दोष कहे जाते हैं: अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। काव्य एवं काव्यांगों की परिभाषा करते समय सभी आचार्यों ने बड़े सजग होकर यह प्रयास किया है कि उनके द्वारा प्रतिपादित लक्षण अथवा सिद्धांत निर्दोष हो। कुछ प्रमुख आचार्यों द्वारा प्रतिपादित लक्षण निम्नलिखित है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का समन्वय काव्य है। भामह, संक्षेपात वाक्य मिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम। अग्निपुराण, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। दंडी, ननु शब्दार्थो कायम रुद्रट। काव्य शब्दोयम गुणलंकार संस्कृतयोः शब्दार्थ योर्वर्तते। आचार्य वामन, शब्दार्थ शरीरम तावत् काव्यम आनंदवर्धन। निर्दोषम गुणवत् काव्यम अलंकारैरलंकृतम रसानीततम। भोजराज, तद्दोषौ शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। मम्मट, गुणालंकार रीति रस सहितो दोष रहिति शब्दार्थो काव्यम। वाग्भट, निर्दोषा लक्षणवी सरीति गुण भूषिता
सालंकार रसानेक वृत्तिर भाग काव्य शब्द भाग जयदेव। काव्य रसादिम वाक्यम श्रुतम सुख विशेष कृत आचार्य सौधोदनी वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ गुणवदलंकृतंच काव्यम राजशेखर। काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ। नाट्य शास्त्र भरत मुनि। काव्य प्रकाश मम्मट। टीकाएं। अलंकार सर्वस्व रुयक। संकेत टीका माणिक्य चंद्र सूरी। रचना काल 1160 ईस्वी। दीपिका चंडीदास 13वीं सदी। काव्य प्रदीप गोविंद ठाकुर 14वीं सदी का अंत भाग। सुधा सागर या सुबोधिनी भीमसेन दीक्षित। रचना काल 18वीं सदी 1823 ईस्वी। दीपिका जैत भट्ट। रचना काल लगभग 1200 ईस्वी। काव्य प्रकाश दर्पण विश्वनाथ कविराज 14वीं सदी। विस्तारिका परमानंद चक्रवर्ती 14वीं सदी। साहित्य दर्पण विश्वनाथ। काव्य दर्श दंडी काव्य मीमांसा कविराज राजशेखर। 10 रूपकम धनंजय अवलोक धनिक धनंजय के लघु भ्राता। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन लोचन अभिनव गुप्त। ध्वन्यालोक की टीका काव्य प्रकाश संकेत माणिक्य चंद्र 1149 ईस्वी। अलंकार सर्वस्व राजानक रुयक चंद्रालोक जयदेव। अलंकार शेखर केशव मिश्र। आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद मित्रों।